हेलो गाइस, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जाने वाला हूँ जो कि हिंदुस्तान का पहला डॉन था, या वो शख्स जिसके नाम के साथ अंडरवर्ल्ड का शब्द जुड़ा था। अगर आप लोगों को लगता है कि दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान का पहला डॉन था तो आप लोग गलत हैं। मैं बात कर रहा हूँ करीम लाला की। करीम लाला या फिर अब्दुल करीम शेर खान, जो कि उनका असली नाम था। ये एक अफ़गानिस्तान के एक शाही परिवार में पैदा हुआ एक लड़का 1920 के आसपास हिंदुस्तान आता है या मुंबई आता है पेशावर के रास्ते। पेशावर जो कि अभी पाकिस्तान में है, उस टाइम हिंदुस्तान का ही हिस्सा था क्योंकि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तो वो 1920 के आसपास हिंदुस्तान आता है, तो मुंबई आता है और छोटे मोटे काम में लग जाता है या छोटा मोटा धंधा शुरू कर देता है। शुरू में उसने जुए का अड्डा शुरू किया। जुए का अड्डा उसका चलने लगा, पैसे आने लगे। उसके साथ जब उसने जुए से थोड़े पैसे कमाने शुरू किए तो उसने फिर लोगों को पैसे उधार देने शुरू कर दिए या ब्याज पे देने शुरू कर दिए। अब हमारे हिंदुस्तान में जो लोग ब्याज पे पैसे उठाते हैं उनको हम लोग लाला बोलते हैं। तो इस तरीके से अब्दुल करीम शेर खान का नाम करीम लाला पड़ा, क्योंकि लाला जी जो हैं पैसे ब्याज पे देते थे। अब जुए का अड्डा चल रहा है, उसने फिर धीरे धीरे पैसे ब्याज पे देने शुरू कर दिए। फिर उसने अपनी शराब का ठेका खोल लिया और पैसे आने लगे। अब जहाँ पे जुआ चल रहा है वहीं पे शराब की दुकान भी चल रही है। तो धीरे धीरे उसने अपने ये 2 नंबर के धंधे बढ़ाने शुरू किए। फिर उसने लड़कियों की सप्लाई करनी शुरू करी दूसरे देशों में, हिंदुस्तान से गल्फ़ कंट्रीज़ में या दूसरे देशों में लड़कियों की सप्लाई करता था वो, और इस तरीके से उसने और ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब 1940 आता है। करते करते 1940 में उसने स्मगलिंग का काम शुरू किया। गोल्ड की स्मगलिंग, डायमंड की स्मगलिंग या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्मगलिंग। उस टाइम पे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो ये सब इन चीज़ों की स्मगलिंग में लगा हुआ हो। करीम लाला पहला शख्स था वो जो मुंबई में पूरी तरीके से स्मगलिंग पे राज कर चुका था और अंधाधुंध पैसा कमा रहा था उसमें। वो अफ़गानिस्तान का एक पठान था, इसलिए जो उसका गैंग था उसको पठान गैंग बोलते थे या पठानी गैंग बोलते थे। धंधा अच्छा चल रहा है, कोई दुश्मन या कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जो इस बिज़नेस में हो, पैसा खूब आ रहा है। अब करीम लाला क्या करता था कि वो दुश्मनी नहीं करता था, वो अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेता था। या उसने पुलिस का हो या नेता का हो, वो सब उसकी जेब में रहते थे, क्योंकि वो उन सबको इतना पैसा देता था कि कोई उसके खिलाफ़ बोलता नहीं था। और कोई ऐसी खून खराबा या कोई मारकाट होती नहीं थी कि उसके खिलाफ़ कोई मर्डर के केसेस हों या कुछ ऐसा। तो एक तरफा राज चल रहा था उसका। कुछ टाइम बाद एंट्री होती है एक और शख्स जिनका नाम है हाजी मस्तान। अब हाजी मस्तान को पता है कि ऑलरेडी करीम लाला इस फील्ड में है, वो स्मगलिंग कर रहा है, स्मगलिंग के धंधे में है। तो उसको पता था कि करीम लाला के होते हुए वो इकलौता तो अकेले इस धंधे को नहीं चला सकता। तो उसने करीम लाला के साथ समझौता किया और अब मुंबई 2 हिस्सों में बंट चुकी थी कि ये हिस्सा करीम लाला का गैंग संभालेगा और ये हिस्सा हाजी मस्तान का गैंग संभालेगा। कोई नहीं, बढ़िया चल रहा है, अभी भी कहीं खून खराबा नहीं है। कुछ सालों बाद एंट्री होती है एक और शख्स की जिसका नाम है वरदराजन। अब वरदराजन को पता है कि ऑलरेडी इस धंधे में 2 लोग हैं, एक करीम लाला और दूसरा हाजी मस्तान। तो उसको पता है कि इन दोनों से लड़के तो मैं ये धंधा नहीं कर सकता। तो उसने भी वही तरीका अपनाया, इन दोनों से दोस्ती कर ली। अब मुंबई 3 हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा करीम लाला का, एक हिस्सा
वरदराजन का और तीसरा हाजी मस्तान का। करीम लाला जो था वो 7 फुट लंबा एक अफ़गानी पठान, और वो कुर्ता पजामा पहना करता था उस टाइम पे, पठानी कुर्ता पजामा। तो धीरे धीरे मतलब उसका रुतबा इतना बढ़ चुका था कि लोग अपने फ़ैसले कराने उसके यहाँ आते थे। उसके यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसके यहाँ पे दरबार लगने लगा। जो भी छोटे मोटे फ़ैसले होते थे, लोगों के लड़ाई झगड़े होते थे या कुछ घरों के कलेश होते थे, वो सब करीम लाला सुलझाने लगा। तो एक तरीके से लोगों के बीच में उसका वर्चस्व या उसका दबाव बढ़ने लगा। अब करते करते बॉलीवुड के भी जो मसले थे या जो झगड़े थे, किसी प्रोड्यूसर के पैसे अटके हुए हैं या किसी एक्टर के पैसे अटके हुए हैं और कोई नहीं दे रहा है, तो ये सारे काम भी करीम लाला के पास आने लगे। तो इस तरीके से करीम लाला का एक तरीके से बॉलीवुड में भी उसने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। अब धंधा अच्छा चल रहा है, बॉलीवुड में भी नाम है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब मिल बांट के काम कर रहे हैं, पुलिस भी अपनी है, नेता भी अपने हैं। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि करीम लाला एक बार इंदिरा गांधी, जो कि हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री पहली, उनके साथ भी वो उनकी एक तस्वीर अभी कुछ दिन पहले काफ़ी वायरल हुई थी। तो काफ़ी चर्चा में रहे थे करीम लाला और इंदिरा गांधी की ये फ़ोटो, के लोग बोलते थे कि इंदिरा गांधी की एक अंडरवर्ल्ड डॉन, एक गुंडे के साथ उनके संबंध हैं। तो लेकिन किस्सा यूँ था कि एक ही बार उनकी मुलाकात हुई थी, वो भी दिल्ली में एक बार, जब करीम लाला के एक मुंबई में एक पत्रकार कह रहा हूँ सॉरी, एक लेखक थे जो कहानियाँ या फिल्में लिखते थे, उनको एक पुरस्कार मिला था। तो उनसे करीम लाला ने बोला था कि मैं इंदिरा गांधी से एक बार मिलना चाहता हूँ। तो इस तरीके से उनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से हुई थी। तो खैर वो एक दूसरी बात है। अब 1940 से लेके 1980 40 साल करीम लाला का एक तरफा राज था। इतना रुतबा था करीम लाला का कि मतलब करीम लाला जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, उसकी जो सेहत थी वो थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी। उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो करीम लाला बोलते हैं कि वो ठीक से चल नहीं पाता था। तो उसने एक छड़ी बनवाई थी अपने लिए, जिस छड़ी के सहारे वो चलता था। तो जैसे लोगों के फ़ैसले कराने होते थे तो करीम लाला हर जगह तो जा नहीं सकता था। तो उसका जो गैंग था उसने क्या किया था कि करीम लाला जो छड़ी इस्तेमाल करता था हूबहू वैसी उसने हज़ारियों छड़ी बनवाई। और जहाँ भी फ़ैसला होना होता था, जैसे किसी को दुकान खाली करवानी है या किसी का घर खाली करवाना है, तो उसके गैंग के लोग वो छड़ी लेके उस घर के सामने, उस दुकान के सामने रख देते थे, और जिससे कि वो दुकान वाला या वो किराएदार ये समझ जाता था कि ये खुद ब खुद यहाँ पे करीम लाला आए हैं और अब ये कुछ ही घंटों में ये दुकान या घर खाली करना है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक शख्स का कितना खौफ या कितना रुतबा होगा कि वो शख्स खुद वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी छड़ी वहाँ पर है और उनका संदेश मिल जाता था कि करीम लाला ने बोला है तो ये काम होना ही होना है। अब 40 साल करीम लाला ने एक तरफा अपना राज किया। उसके बाद 1981 में एंट्री होती है एक और शख्स की, जिसका नाम है दाऊद इब्राहिम। अब दाऊद का क्या था कि उसको अकेले मुंबई पर राज करना था। तो इनके उसूलों के ख़िलाफ़ था कि एक दूसरे की फैमिलीज़ पे जाएं, कि इस धंधे में एक दूसरे की फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दाऊद के आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि करीम लाला का जो गैंग था, जो पठान गैंग था, उसने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई की हत्या कर दी थी। अब इस चीज़ से दाऊद जो है वो बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ था और उसको ये था कि किसी तरह अपने भाई की मौत का बदला लेना है। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि करीम लाला ने एक बार दाऊद की बहुत अच्छे से पिटाई भी की थी। अब 1981 में उसके भाई का मर्डर होता है और उसको 5 साल लग जाते हैं अपने भाई की मौत का बदला लेने में। तो दाऊद जो है करीम लाला के छोटे भाई का मर्डर कर देता है और इस तरीके से वो अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेता है। अब 1986 में
दाऊद ने ऐसे अपना बदला लिया। उधर हाजी मस्तान जो है वो पॉलिटिक्स में घुस चुका था, वरदराजन की मौत हो चुकी थी, और करीम लाला को ये था कि अब मैंने अपना छोटा भाई भी इस लड़ाई में खो दिया है, और उनकी भी उम्र इतनी बढ़ गई थी, तबीयत ख़राब रहने लगी थी। तो एक तरीके से उन्होंने दाऊद का रास्ता पूरा साफ़ कर दिया, और अब पूरे मुंबई पे इस धंधे में सिर्फ दाऊद जो था वो अकेले इस धंधे को संभालता था। और करीम लाला जो है वो धीरे धीरे इस धंधे से बाहर आ गया, और उसने एक अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली हुई थी जिसको वो संभालता था। तो इस तरीके से करीम लाला ने एक तरफा 40 साल तक राज किया। उसका ये खौफ था कि लोग उसकी छड़ी से इतना समझ जाते थे कि अगर उसकी छड़ी यहाँ पे रखी है तो समझ लो कि करीम लाला खुद वहाँ मौजूद है। तो वो बोलते हैं कि हर शेर के हक विच कभी सवेरा नहीं होता, हर शेर के घर पे भी कभी सवेरा नहीं होता। तो वही कुछ एक कहानी थी करीम लाला की, या अब्दुल करीम शेर खान। और 2002 में करीम लाला की मौत होती है मुंबई में। तो एक तरीके से करीम लाला का जो पूरा साम्राज्य था वो ख़त्म होता है। और 1986 में जब उनके भाई की मौत हुई थी, वहाँ से दाऊद इब्राहिम का राज शुरू होता है और करीम लाला का ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप मुझसे और कौन सी क्राइम की दुनिया की ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों तक पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी कहानी आप लोगों तक लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।